वेलकम टू जिज्ञासा कोचिंग सेंटर रो। और आज मैं मॉडल सेट 1 कराने वाला हूं। अब आ गई है बारी जंग की और ये क्लास 10th का मॉडल सेट 1 है। और फिलहाल अब आपके एग्ज़ाम मात्र 2 मंथ का रह गया है। सो आप लोग हर एक सेट को डिस्कशन बाई से देखिए और अपने एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा बेहतर तैयारी करने का कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये आपका 50 क्वेश्चन का सेट है और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक है। तो ये आपका किस दर्पण का हो जाएगा? अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में संबंध है। तो हम जानते हैं बराबर R/2 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका है, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी होता है। तो हम जानते हैं 25 सेंटीमीटर होता है। समान दूरी के लिए 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु के लिए अनंत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? मतलब सबसे कम प्रकीर्णन होता है। सबसे कम झुकना मतलब सबसे कम कौन झुकता है? तो ये आपका रेड कलर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपका, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? मतलब मानव नेत्र के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये आपका वास्तविक उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? मतलब किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है? तो ये आपका अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस बड़ा बनता है? सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो हम बताए थे निकट दृष्टि दोष पहले होता क्या है। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। तो निकट वस्तु को देखने के लिए उत्तल और दूर के लिए अवतल। तो यहाँ निकटे दिखाई दे रहा है। नाम तो है निकट दृष्टि दोष लेकिन निकटे दिखाई देता है। दिखाई क्या नहीं दे रहा है? दूर। तो जो चीज़ नहीं दिखाई देता उसके लिए लेंस लगाना है। तो यहाँ निकट दिखाई दे रहा है, दिखाई क्या नहीं दे रहा है? दूर। और दूर के लिए अवतल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो देख लेते हैं ऑप्शन को। मोटर, वोल्टमीटर, जनरेटर। ये विद्युत तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। गैल्वेनोमीटर होगा क्योंकि विद्युत धारा के साथ साथ दिशा कौन बताता है? गैल्वेनोमीटर ही बताता है। कौन बताता है? गैल्वेनोमीटर ही बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो ये आपका फ्लेमिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फ्लेमिंग हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 दे रहा है
कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक। तो विभवांतर या विद्युत विभव या विद्युत वाहक बल, तीनों का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बड़ा होता है या बढ़ता है? मतलब निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो प्रतिरोध का मान किस में बढ़ेगा? समानांतर क्रम में कि श्रेणी क्रम में? समानांतर क्रम में तो प्रतिरोध का मान घटता है, तो श्रेणी क्रम में आपका बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति आपका हो जाता है काल्पनिक हो जाता है। कैसा होगा? काल्पनिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 किलोवाट घंटा। इसको हमने एक्सप्लेन किए थे पूरी तरह से कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा एक यूनिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक यूनिट के बराबर। और एक यूनिट बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। क्या होता है? 6 जूल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय, तो नवीकरणीय का मतलब कि एक बार उपयोग किए हैं उसे फिर से हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा। कौन हो जाएगा? सौर ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस, कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो अपसारी लेंस कौन सा लेंस को कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 नंबर। 17 आपका बोलता है कि प्रकाश का प्राथमिक रंग वर्ण है। तो RGB हम एक ट्रिक दिए थे, RGB रेड ग्रीन और ब्लू, रेड ग्रीन और ब्लू। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? मतलब ये क्वेश्चन गलत सिस्टम दिया है। निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? ये बोलना चाहिए कि नेत्र में से कौन सा पार्ट का रंगीन भाग होता है? रंगीन, रंगीन, कलरफुल। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आँख का जो कलर देने का काम करता है वो आपका होता है आइरिस। कौन देता है? आइरिस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि 1 HP होता है। तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विशालक शीशा बोले तो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो ये आपका हो जाता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 21 में आपका है, कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। तो जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें गतिशील क्या रहेगा? उसमें इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित होता है ना, इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है क्या? एम्पियर घंटा। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होगा? तो एम्पियर घंटा, यहाँ तो शक्ति से चलेंगे, शक्ति बराबर कार्य बटा समय जूल पर सेकेंड होगा, ये नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। आवेश, आवेश बराबर, आवेश किसका ऐसा मात्रक होता है? आवेश, आवेश क्यू बराबर IT। तो एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड या एम्पियर घंटा सही तो है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्योंकि यहाँ विद्युत धारा का हो गया आई, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर, और टाइम सेकेंड, टाइम का ऐसा ही मात्रक घंटा या सेकेंड, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका 23 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट, वाट किसका मात्रक होता है? तो शक्ति। तो शक्ति बराबर यहाँ से होता है कार्य बटा समय।
तो कार्य बटा समय होता है, तो मतलब जूल पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा का SI मात्रक सब जानता है एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। वोल्ट किसका, विद्युत वाहक बल का या विभवांतर का। ओम किसका, प्रतिरोध का। और वाट किसका, शक्ति का। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 का रहा है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा, उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं। आपका 27 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कली चूना जब जल डाला जाता है, कली चूना में जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी। जब कली चूना जब हम बाज़ार से लाते हैं CaO को, और जब इसमें हम H2O डालते हैं तो ये तो बनता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें बहुत भयानक में ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्पन्न हो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे सक्रियता श्रेणी हमने पढ़ाए थे। सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर है वही आपका सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब सबसे जल्दी रिएक्शन करता है। तो ये आपका है पोटेशियम सोडियम एल्युमिनियम, पोटेशियम सोडियम एल्युमिनियम, जिंक आयरन, टिन लेड, कॉपर, मरकरी, सोना चांदी, प्लेटिनम। तो ये ऑप्शन में से सबसे पहले क्या है, कॉपर है। तो ये आपका हो जाएगा सबसे अधिक, क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपको सक्रियता श्रेणी आध होना चाहिए, तब जा करके ये आप ऑप्शन को लगा पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। अभी जस्ट हमने बताया है कि जब हम बाज़ार से चूना लाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, जब इसमें जल डालते हैं तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कहने का मतलब है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कहने का मतलब वो क्षार है। लाल को नीला कर रहा है तो क्षार है, और नीला को लाल को नीला कर रहा है तो क्षार है, और नीला को लाल कर रहा है, ये नीला को लाल कर रहा है तो आपका क्षार है। और जब लाल को नीला कर रहा है, यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन बनता है कि जब कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को क्या कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है, तो ये आपका क्षार है। और जब कोई विलयन नीला लिटमस पेपर को लाल कर दे रहा है तो वो आपका अम्ल होता है। तो यहाँ कह रहा है कि जब कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को क्या कर दे रहा है, नीला, तो उसका pH मान क्या होगा, क्षार। यहाँ इसमें सबसे पहले देखना होगा, ये आपका होता है pH स्केल, pH स्केल। तो pH स्केल होता क्या है, तो ये सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने pH स्केल के बारे में बताया है। pH स्केल के बारे में किसने बताया, मतलब pH स्केल किसने दिया, तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक दिया। किसने दिया, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। और सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो pH स्केल काम क्या करता है, तो pH स्केल ये अम्ल या क्षार होने की गुणवत्ता को बताता है। तो pH स्केल का रेंज क्या होता है, 0 से 7 और 7 से लेकर के 14 के बीच होता है। तो यहाँ 7 से कम रहेगा तो अम्ल कहलाएगा, 7 से कम रहेगा तो अम्ल, और 7 रहेगा तो उदासीन, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन 3 को VVI पूछा जाता है कि जब कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो क्षार होगा, और नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो वो आपका अम्ल होगा। तो अम्ल का सिंबल क्या होगा, अम्ल कब तक कहलाएगा, कहने का मतलब किस रेंज में अम्ल कहलाएगा,
तो 7 से कम रहेगा तो अम्ल, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारक, और 7 रहेगा तो उदासीन। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि लाल लिटमस पत्र को क्या कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा वही जो क्षार रहेगा, और क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक। तो 7 से अधिक वाला ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन बी में भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। इतना एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। उम्मीद है कि आपको बेहतर से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं। एल्काइन, तो पहले एल्काइन का फॉर्मूला समझ लीजिए, CnH2n और -2 होता है, -2 होता है। ये आपका एल्काइन का सूत्र है। जैसे आप मिथाइन का निकालिएगा तो, या इथाइन का निकालिएगा, या फिर आपका ब्यूटाइन का निकालिएगा, जो भी निकालिएगा तो कार्बन के दोगुना से 2 कम होगा किसका, एल्काइन का सूत्र। यहाँ से आपको मैं बता दूं कि ग्रुप है, 3 ग्रुप का नाम है। एक एल्किन है, पहला एल्केन है। पहला ग्रुप का नाम क्या है, पहला ग्रुप का नाम एल्केन है, एल्केन है। दूसर का ग्रुप का नाम एल्किन है, और तीसर का ग्रुप का नाम एल्काइन है। क्या नाम है, एल्काइन है। इसमें हमने एक ट्रिक भी दिए थे कि जोड़ो, हटाओ और घटाओ, 3 को ट्रिक दिए थे याद करने के लिए। जोड़ो, हटाओ, घटाओ। देखिए कैसे जोड़ना, हटाना, घटाना है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जोड़ो, हटाओ, घटाओ, मतलब एल्केन का सूत्र होता है CnH2n अब +2। इसमें देखो 2 जोड़े, और एल्किन का CnH2n, इसमें क्या किए, हटा दिए, और अबरी घटाना CnH2n, और माइनस क्या कर देना, 2 कर देना। तो इसमें देखो 2 जोड़े, 2 हटा दिए, और इसमें 2 घटा दिए। तो ये आपका ट्रिक थोड़ा सा दिए थे एल्केन, एल्किन, एल्काइन को याद करने के लिए, जोड़ो, हटाओ, घटाओ। चलिए बहुत देर हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है, कह रहा है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सूत्र तो हमने पहले ही प्रैक्टिस करवा दिए थे, C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 33 ना, अब 33 देखते हैं। चलिए 33 देखिए, कह रहा उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो ये आपका साबुन कहलाता है। क्या कहलाता है, साबुन। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, तो एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या होती है। तत्वों की परमाणु त्रिज्या होती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित तत्वों उनके अधातु के अनुसार बढ़ते क्रम में लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और फ्लोरीन को सजाना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन होता है। क्या है ना, उनके अधातु के गुण पर दर्शाना है, अधातु के गुण बढ़ते क्रम, अधातु के गुण बढ़ते क्रम में सजाना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 37। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन, इसमें तो ऑप्शन एक है, सिलिकॉन एक उपधातु है। क्या है, उपधातु है। चलिए निम्नांकित में कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है, विद्युत धनात्मक तत्व है। तो देखिए ये आपका कार्बन है, ऋणात्मक है क्योंकि अधातु है। ये आपका अधातु है, ये भी आपका अधातु। तो विद्युत धनात्मकता मतलब कि इसका आयन पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 39। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 39 है।
देखिए, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? ये आपका लग रहा है आर्ट्स का क्वेश्चन है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो ये आपका उत्तराखंड में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में डुबोकर उसे रखा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुत जल्दी से रिएक्शन कर लेता है, इसलिए इसको किरोसिन के तेल में डुबोकर रखना पड़ता है। ये आपका सोडियम हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? सर्फ एक्सल जो आता है हम लोग को कपड़ा साफ, शैम्पू, इजी सर्फ, इनमें से सभी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इनमें से सभी बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल में किसका उपयोग किया जाएगा? सिलिकॉन, यूरेनियम, प्लास्टिक, किसका उपयोग किया जाएगा? तो सौर सेल में आपका सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। 43 में, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन नहीं है? अच्छा, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? किसका उपयोग? तो एलपीजी तो खाना बनाने में किया जाता है, बायोगैस भी उसी को उसका भी उपयोग किया जाता है, कोयला भी खाना बनाते हैं, सीएनजी से नहीं बनाते हैं, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। और एलपीजी का लाइट पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं। कह रहा है कि Cu+O और CuO में कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण, अपघटन, उदासीनीकरण, विस्थापन। तो विस्थापन इसमें तो जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया कर खुद उसका स्थान ले लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इसमें ये थोड़ी है, इसमें देखना है ऑप्शन, तो ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो तथा हाइड्रोजन का वियोग हो। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन का संयोग, यहाँ ऑक्सीजन अलग था, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये ऑक्सीजन का संयोग होगा, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 45 में क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। 45, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? अच्छा, संतुलित नहीं है, ये संतुलित नहीं वाला चुनना है। तो इसमें देख लेते हैं, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन 2, तो क्लोरीन 2 ये तो आपका संतुलित है। इसमें देख लेते हैं नाइट्रोजन 2, इसमें 2 है, इसमें 1 ही है, ये आपका संतुलित नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे देख लेते हैं। 2H2O, तो ये आप भी हाइड्रोजन 4 है, इसमें भी 4 है, ऑक्सीजन 2, तो इसमें भी 2, ये संतुलित है, ये भी आपका संतुलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो अभी हमने जस्ट पीएच स्केल के बारे में चर्चा की है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल है, तो परवल कहता तो H2SO4 हो जाना चाहिए, और दुर्बल है तो CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट अयस्क है, तो ये आपका एल्युमिनियम का एक अयस्क है, किसका? एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर डी। क्रायोलाइट क्रायोलाइट हो गया, ये आपका एल्युमिनियम हो गया, बॉक्साइट हो गया, काओलिनाइट हो गया, सब ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, और ये आपका लास्ट 50 क्वेश्चन है। तो यहाँ 49 कहता है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या है, तो 19 में आपका पोटेशियम होता है। मैंने आपको बताए थे कि कम से कम 40 तक परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर को याद कर लेना। 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियोन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम। इस प्रकार से कम 40 तत्व
1 से लेकर के 40 तत्वों का पर एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, परमाणु संख्या याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है और जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है आपका। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC का नाम पूछ रहा है। फॉर्मिक अम्ल का HCOOH यही होता है आपका सूत्र HCOOH। ये आपका मेथोनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथोनोइक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आशा करते हैं कि ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।